क्या आप एनआई एक्ट के तहत लीगल डिमांड नोटिस जारी करने जा रहे हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि ऐसा क्या पॉइंट है जो लीगल डिमांड नोटिस में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्या पॉइंट है जो लीगल डिमांड नोटिस में हमें नहीं लिखना चाहिए, या ऐसा पॉइंट या ऐसा अमाउंट जो चेक अमाउंट के अलावा है, यानी कि चेक अमाउंट के अलावा भी क्या हम कोई और अमाउंट लीगल डिमांड नोटिस में मांग सकते हैं? क्या हमारा लीगल डिमांड नोटिस इनवैलिड तो नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहले अगर हम चलें प्रोसेस पर, तो जब आपको किसी लीगल डेट के बदले कोई भी चेक पेमेंट करने के लिए दिया जाता है, तो आप उम्मीद करते हैं कि वह चेक एनकैश हो जाएगा और आपकी वह पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन इशू कब आता है? जब आपका चेक वो बाउंस हो जाता है और आपकी पेमेंट, आपका पैसा आपको नहीं मिलता। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका चेक बाउंस हुआ तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को कांटेक्ट करना है जिसने वो चेक अपने लीगल डेट को कंप्लीट करने के लिए, पे करने के लिए आपको दिया था। उसे आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो चेक लीगल डेट पे करने के लिए दिया था वो चेक बाउंस हो गया है और आपको उस चेक अमाउंट की उस व्यक्ति से डिमांड करनी है। अब अगला स्टेप क्या है? अगर तो वो व्यक्ति आपका चेक अमाउंट का पैसा आपको वापस कर देता है तो बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होगा? तो उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको लीगल इनिशिएशन लेना पड़ेगा, आपको कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि चेक तो आपके पास आपका बाउंस हुआ ही है ना, और डिमांड के बावजूद भी आपको अपनी पेमेंट वापस नहीं मिली है। तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कंप्लेंट केस फाइल करना कोर्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी 138 एनआई एक्ट में आप केस फाइल करते हैं तो उसमें कुछ मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। और वो रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको विद इन टाइम बाउंडेशन के तहत लीगल डिमांड नोटिस सामने वाली पार्टी को, जिसने चेक जारी किया था, उसको वो नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? विद इन टाइम फ्रेमिंग, विद इन टाइम रिक्वायरमेंट आपको कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपकी जो है मैंडेटरी हैं केस को सक्सेसफुल करने के लिए। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते हैं तो कोर्ट एट इनिशियल स्टेज आपका केस रिजेक्ट कर सकती है, केस को खारिज कर सकती है, या अपोजिट पार्टी जो है, एक्यूज साइड जो है, कोर्ट में इस प्ली को लेकर आपका केस खारिज करवा सकती है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि चेक बाउंस केस जो फाइल करना है उसमें सबसे पहली और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है लीगल डिमांड नोटिस भेजने की, और यह सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हम चेक अमाउंट के अलावा कुछ और अमाउंट भी डिमांड कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हुआ क्या कि एक केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के केस में ही लीगल डिमांड नोटिस में एक मेजर कमी देखी, और उस मेजर कमी को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेंट केस ही रद्द कर दिया, क्योंकि उस लीगल डिमांड नोटिस में एक मेजर कमी थी जो टेक्निकल और लीगल दोनों ही थी। यस, अब उससे क्या हुआ? इसका सीधा बेनिफिट एक्यूज्ड को चला गया।
जी हाँ, आपने सही सुना, इसका सीधा बेनिफिट एक्यूज को चला गया। लीगल डिमांड नोटिस में कमी के कारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेंट केस को ही डिसमिस कर दिया। कहीं ऐसा कुछ आपके केस में तो नहीं हुआ, या कहीं आपके नोटिस में कहीं कुछ ऐसी कमी तो नहीं है जिसकी वजह से फ्यूचर में आपका केस डिसमिसल की स्टेज पर आ जाए, या कहीं आपकी अपोजिट पार्टी ने, आई मीन टू से, कहीं आपके खिलाफ तो कोई ऐसा केस नहीं है, या आपके किसी क्लाइंट के खिलाफ तो ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें कि नोटिस की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया गया, या नोटिस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं हुई हैं। तो इस जजमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल नोटिस में ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए जो हमेशा आपको लिखनी है, या फिर जो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि नोटिस में नहीं लिखी जानी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स पर भी डाउट क्लियर करेंगे, जैसे कि चेक बाउंस के अलावा, चेक बाउंस के लीगल नोटिस में चेक अमाउंट के अलावा कोई और अमाउंट भी मांगा जा सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में यह बात आती रहती है कि चेक भी बाउंस हो गया, पैसा भी अटक गया, बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ा, समय भी काफ़ी लग गया। तो ऐसे में उन्हें चेक अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, केस को कंटेस्ट करने के लिए जो फीस लग रही है वो भी मिलनी चाहिए। ये जो पॉइंट है, अक्सर जिसको पेमेंट लेनी है उसके दिमाग में या फिर उसके वकील के दिमाग में ज़रूर आती है। अब सवाल ये उठता है कि चेक बाउंस के लीगल नोटिस में आप यह सब कुछ डिमांड कर सकते हैं? क्या हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं? चेक अमाउंट के साथ साथ इन सब पॉइंट्स को लीगल नोटिस में लिखा जाए तो क्या लीगल नोटिस इनवैलिड हो जाएगा? क्या लीगल डिमांड नोटिस में सिर्फ और सिर्फ चेक अमाउंट ही मांगा जाना चाहिए? ये सभी पॉइंट्स आज ही क्लियर होंगे। तो व्यूअर्स, हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेफिशिएंसी इन लीगल नोटिस के बेसिस पर चेक बाउंस केस डिसमिस कर दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस का केस डिसमिस कर दिया, क्योंकि लीगल डिमांड नोटिस में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मेंशन किए जाने थे वो मेंशन नहीं हुए। इस वजह से डिस्क्रिपेंसी हुई, एंड डिस्क्रिपेंसी की वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। नमस्कार, मैं राखी बुद्धिराजा आपका आपके अपने चैनल बुद्धिराजा एंड एसोसिएट्स में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो वीडियोस रेगुलर अपडेट होते रहते हैं उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि हमारा नया वीडियो आ गया है, आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जजमेंट की तरफ चलती हूँ। केस का नाम नोट कर सकते हैं आप, उपासना मिश्रा वर्सेस ट्रैक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 2023 का केस है, उपासना मिश्रा वर्सेस ट्रैक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब होता क्या है, कंप्लेनेंट को इसमें चेक के द्वारा पेमेंट मिलती है, लेकिन जब चेक को बैंक में एनकैशमेंट पर्पस से प्रेजेंट किया जाता है तो वह चेक बाउंस हो जाता है। तब कंप्लेनेंट चेक बाउंस केस की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, मतलब कि 30 दिन के टाइम पीरियड में नोटिस इशू कर देता है, फिर विद इन 15 डेज जो टाइम पीरियड उनका, मतलब अपोजिट पार्टी को टाइम पीरियड दिया जाता है, तो उसमें पेमेंट नहीं मिलती है उनको, तो उसके बाद कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाता है। तो कोर्ट अपोजिट पार्टी को सम्मन कर देती है। अब सम्मन करने के बाद जब अपोजिट पार्टी को सम्मन मिलता है तो अपोजिट पार्टी क्या करती है, वो कोर्ट में, कंसर्न कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में अपीयर ना होकर अब हाई कोर्ट में उस समनिंग ऑर्डर को चैलेंज कर देती है। क्यों चैलेंज कर देती है? उसका कहना ये है कि
लीगल डिमांड नोटिस जो भेजा गया था उसमें सबसे बड़ी कमी पाई गई थी कि कंप्लेनेंट ने, उनके काउंसिल ने कहीं भी लीगल डिमांड नोटिस में चेक अमाउंट कितना था वो मेंशन ही नहीं किया। और ये सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी जिसकी वजह से लीगल डिमांड नोटिस पे चैलेंज हुआ और वो केस डिसमिस हुआ। आगे केस के फैक्ट पे फिर चलते हैं। जब हाई कोर्ट के सामने इस पॉइंट को लेकर आर्ग्यू किया गया तो हाई कोर्ट ने अपोजिट पार्टी को कोई रिलीफ नहीं दिया और उसकी जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया और केस को जारी रखने के आदेश दे दिए। इसके बाद अपोजिट पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाती है और सेम ग्राउंड पर आर्ग्यूमेंट करती है कि लीगल डिमांड नोटिस जो है वो इनवैलिड है क्योंकि इसमें चेक अमाउंट के साथ साथ अमाउंट्स और अमाउंट्स भी लिखी गई हैं, इसलिए चेक बाउंस के केस को डिसमिस किया जाना चाहिए। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लीगल नोटिस पर ध्यान दिया और ऑब्जर्व किया कि लीगल नोटिस में चेक अमाउंट के साथ साथ क्या क्या डिमांड की गई थी। जब नोटिस इशू हुआ तो लीगल डिमांड नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बारीकी से देखा और उसमें देखा कि क्या चेक अमाउंट उसमें मेंशन था, चेक अमाउंट के अलावा या उसके साथ साथ और कौन कौन सा अमाउंट मांगा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कंप्लेनेंट ने डिमांड किया था 6.5 लाख रुपए। गौर कीजिएगा, 6.5 लाख रुपए डिमांड किए गए विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, डैमेजेस 50,000 और नोटिस चार्जेस 5,500। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो 6.5 लाख की डिमांड की गई है उसमें कहीं भी चेक अमाउंट मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि एक लमसम अमाउंट मेंशन कर दिया 6.5 लाख। ये सब चीजें इंटरेस्ट, डैमेजेस और नोटिस अमाउंट को इंक्लूड करके। अब सुप्रीम कोर्ट को ये क्लैरिटी चाहिए थी क्योंकि क्लैरिफाई नहीं था कहीं भी कि इसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट है, डैमेजेस हैं, नोटिस चार्जेस हैं, ये तीनों टोटल अमाउंट में एडिड हैं या नहीं है। 6.5 लाख का अमाउंट क्योंकि कहीं भी चेक अमाउंट शो नहीं कर रहा था, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ ये क्लेरिफाई कर देती हूँ कि चेक अमाउंट जो था वो 6.5 लाख नहीं था। चेक अमाउंट कंप्लेनेंट ने अपने नोटिस में कहीं लिखा ही नहीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि लीगल डिमांड नोटिस में आपको चेक अमाउंट क्लियरली मेंशन करना है। जी हाँ, आपको लीगल डिमांड नोटिस में चेक अमाउंट क्लियरली मेंशन करना है और चेक अमाउंट के अलावा अगर आप कोई भी अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट अमाउंट है, कंपनसेशन है, लीगल चार्जेस है, अगर वो आप क्लेम कर रहे हो तो वो आपको सेपरेटली बाइफ्रिकेट करके उसमें मेंशन करना है, ना कि कोलैबोरेट करके। तो इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस था, मेन कंप्लेंट केस था, उस केस को डिसमिस कर दिया। तो व्यूअर्स, आपने जैसे देखा कि लीगल डिमांड नोटिस में कहने को एक छोटी सी मिस्टेक थी, बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि जहां आप जिस अमाउंट को क्लेम कर रहे हो, यानी कि चेक अमाउंट को क्लेम कर रहे हो, वो अमाउंट आप अपने लीगल डिमांड नोटिस में मेंशन ही नहीं कर रहे हो, तो आपका कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं होता। और जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा वहां कोई भी कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगी। धन्यवाद।